हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे। मैं डॉक्टर प्रियंका मिश्रा आपकी अपनी जूलॉजी फैकल्टी लेकर के आई हूँ बायोलॉजी नीट हिंदी पॉडकास्ट सीरीज में आपका अगला बहुत ही ज़रूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय, और वो है आपका बायोमॉलिक्यूल्स, जैवअणु। ठीक है, तो जल्दी से नीट में इस चैप्टर की क्या वेटेज होती है उस पर बात कर लेते हैं। तो इस चैप्टर से बेटा आपके नीट में कम से कम 2 या 3 प्रश्न आ जाते हैं, मतलब 8 से 12 नंबर का बेटा ये वेटेज कैरी करता है आपके नीट में। बिना समय को गवाए ईयरफोन्स को ऑन करिए, ठीक है, मतलब ईयरफोन्स लगाइए, आंखों को बंद करिए, ध्यान से मेरे शब्दों को सुनिए, लिरिक्स पे ध्यान दीजिए। ये लिरिक्स कहीं बाहर से नहीं, आपकी एनसीईआरटी से आए हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं बेटा जैव अणु। तो सबसे पहले हम परिचय में बात करते हैं जैव अणु होते क्या हैं। तो जीव यानी कि जीवन की सबसे छोटी इकाई जो है आपकी कोशिका। तो किसी भी कोशिका की संरचना को बनाने वाले जितने भी अणु हैं, कोशिका क्योंकि जीव की सबसे छोटी इकाई है, जीवन की सबसे छोटी इकाई है, तो जीवन की सबसे छोटी इकाई में जो भी अणु पाए जाते हैं बेटा, उन्हीं सबको मिला करके हम जैव अणु यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। अब ये जो बेटा आपके जैव अणु होते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं जीव, मतलब कोशिका में कौन कौन से अणु पाए जाते हैं, इनका कैसे पता लगाया जाए। तो उसके लिए बेटा एक थोड़ा सा हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, टीसीए को आपके किसी भी ऊतक के साथ, अब वो ऊतक आपका पादप ऊतक हो सकता है, जंतु ऊतक हो सकता है, उन दोनों को मिलाते हैं। इन दोनों को मिला करके बेटा हम पीसते हैं, ठीक है। और पीसने, वो मोटर पेसल की मदद से पीसने के बाद बेटा हमें एक स्लरी यानी कि गाढ़ा सा करदम मिलता है, और उस स्लरी को हम चीज क्लोथ की मदद से टेस्ट ट्यूब में छानते हैं। तो हमें बेटा 2 घटक मिलते हैं, एक जो छन करके नीचे आ जाते हैं जिनको बेटा हम निस्यंद बोल देते हैं, और जो नहीं छन पाते हैं, जो ऊपर ही रह जाते हैं, जिनको हम धारित बोलते हैं। तो जो छन के नीचे आ गया वो हो गया आपका फिल्ट्रेट, निस्यंद। जो ऊपर रह गया, जो छन नहीं पाया, उसको बेटा हमने बोला रिटेंटेट या धारित, ठीक है। अब ऐसा देखा गया कि जो कुछ भी छन के नीचे आया आपके टेस्ट ट्यूब में, इसमें बेटा जितने भी जैव अणु हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं जिनका आणविक भार 800 डाल्टन से कम है। जबकि वहीं जो आपका धारित बनाते हैं, ये धारित वो सारे जैव अणु हैं जिनका आणविक भार 10,000 डाल्टन से ज्यादा है। अब यहाँ पर बेटा एक अपवाद देखने को मिला धारित में, वो था आपका वसा। वसा ऐसे अणु है जिनका आणविक भार तो देखा जाए तो 800 डाल्टन से कम है, लेकिन फिर भी बेटा वो निस्यंद का भाग ना बनते हुए धारित का भाग बनाते हैं। उसका कारण ये होता है कि बेटा वसा जो होती है ये आपकी कोशिका झिल्ली में पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। और कोशिका झिल्ली में ये जो वसा पाई जाती है बेटा, इसके 2 भाग होते हैं, एक शीर्ष एक पूंछ। जिसमें शीर्ष जो होता है बेटा वो जल रागी होता है, और इसकी जो पूंछ होती है वो जल विरागी यानी कि हाइड्रोफोबिक होती है। क्योंकि बेटा इसकी पूंछ जल विरागी होती है, तो जब हम इसको एसिड में मिलाते हैं तो ये जितनी भी बेटा जल विरागी पूंछ है ये अंदर की तरफ, और जल रागी शीर्ष इनके बाहर की तरफ व्यवस्थित होकर के एक पुटिका का निर्माण कर लेते हैं, एक वेसाइकल का निर्माण कर लेते हैं। और वेसाइकल का आकार बड़ा होने के कारण बेटा वो छन करके निस्यंद में नहीं आ पाता। तो वसा, वैसे तो इनका आणविक भार 800 डाल्टन से कम है, लेकिन फिर भी पुटिका निर्माण के कारण बेटा ये निस्यंद का भाग न बनाते हुए धारित का भाग बनाते हैं। पर हैं बेटा ये सूक्ष्म जैव अणु, क्योंकि उनका आणविक भार 800 डाल्टन से कम है। तो इसी छोटे से एक्सपेरिमेंट से हमें 2 तरह की चीजें मिल गई, एक वो जो निस्यंद बनाते हैं, दूसरे वो जो धारित बनाते हैं। और जैसा हमने देखा कि जो भी निस्यंद है इनका आणविक भार 800 डाल्टन से कम है, इसको बेटा हमने सूक्ष्म जैव अणु बोला। और जो धारित बनाते हैं इनका आणविक भार 10,000 डाल्टन से ज्यादा है, तो इनको हमने बृहद जैव अणु यानी कि मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स बोला। अब इनमें क्या क्या पाया जाता है, तो सूक्ष्म जैव अणु यानी कि माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं आपके एकलक इकाइयां, ठीक है, जैसे कि अमीनो अम्ल पाए जाते हैं इसमें आपके, मोनोसेक्राइड्स जैसे आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इवन डाइसेक्राइड्स जैसे कि माल्टोज, सुक्रोज, ये सब पाए जाते हैं। इसमें बेटा आपके नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, आपके न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब के सब बनाते हैं आपका निस्यंद का भाग। और आणविक भार के हिसाब से ये सारे के सारे सूक्ष्म जैव अणु हैं। वहीं बेटा बृहद जैव अणु जो कि आपके धारित का भाग बनाते हैं, इसमें क्या क्या देखा गया, इसमें देखे गए पॉलीसेक्राइड्स जैसे कि सेलुलोज देख लो, इसमें आप काइटिन देख लो, इसमें आप स्टार्च देख लो, ठीक है, इसमें आप ग्लाइकोजन देख लो। इसी में बेटा आपको धारित में ही बृहद जैव अणु में देखने को मिलेंगे प्रोटीन्स, इसी में आपको देखने को मिलेंगे न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे बृहद जैव अणु में।
ठीक है। अब इसी धारित में आपको वसा भी देखने को मिलेगी, लेकिन वसा वृहद जैवणु नहीं है, सूक्ष्म जैवणु है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं बेटा, हमने एक और एक्सपेरिमेंट, मतलब हमने एक और कंपैरिजन किया अर्थ क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी का किसी भी जीव ऊतक के साथ। तो हमने ये देखा कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि समान हैं या कितनी भिन्नताएं हैं एलिमेंट्स में। तो ऐसा देखा गया कि लगभग सारे एलिमेंट्स इन दोनों में बराबर ही पाए जाते हैं, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि भूपर्पटी की तुलना में किसी भी जीव ऊतक में ज्यादा पाया जाता है। यही बेटा जीव ऊतक में सिलिकन जो होता है वो ना के बराबर पाया जाता है, तो वहां आपकी भूपर्पटी में नाइट्रोजन जो होता है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये एक छोटा सा टेबल है जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने एक और छोटी सी चीज देखी कि जो भी हमने जीव ऊतक लिया, लेते ही बेटा हमने उसका भार किया तो वो उसका फ्रेश वेट था, या हम उसको उसका वेट वेट बोल देते हैं, उसका नम भार बोल सकते हैं, हम उसको उसका ताज़ा भार बोल सकते हैं। फिर हमने उसको सुखाया पानी में, धूप में। ठीक है, धूप में सुखाने के बाद उसमें जितना भी जल था सारा का सारा जल वाष्पीकृत हो गया, और जल वाष्पीकृत होने के बाद जो बचा उसको बेटा हमने उसका शुष्क भार यानी कि ड्राई वेट बोला। उसके बाद बेटा हमने उसका पूरा जल निकालने के जब उसको जलाया, तो जलाने के बाद बेटा जो हमें मिला उसमें हमें कुछ राख मिली जिसको हमने ऐश बोला, और इस राख में आपको बेसिक से कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, अब यहीं पर बेटा इसी से हम एक और चीज पता लगा लेते हैं कि किसी भी जीव में या किसी भी कोशिका में क्या क्या कितनी परसेंटेज में उपस्थित होता है। तो सबसे ज्यादा बेटा किसी भी जीव में पाया जाता है जल, लगभग 70 से 90% किसी भी जीव ऊतक में केवल और केवल जल पाया जाता है। इसके बाद अगर हम जैवणुओं की बात करें तो लगभग 15% प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद बेटा आपके न्यूक्लिक अम्ल लगभग 4 से 6% या 5 से 7%, जिसमें आरएनए ज्यादा होता है, डीएनए मात्र 1-2% होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हो गया आपका प्रोटीन, फिर हुआ आपका न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल से कम हुआ बेटा आपका शर्करा या कार्बोहाइड्रेट जिसको हम बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट है लगभग आपके 2 से 4%, फिर आता है आपका वसा, वसा है लगभग आपका 1 से 2% या 2% लगभग, और लास्ट में आते हैं आपके बेटा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या इनऑर्गेनिक जैसे कि आपके अकार्बनिक पदार्थ जो है मात्र आपके कोशिकाओं में 1%। ठीक है, यहां तक सारा क्लियर हो गया। अब हम एक एक करके शुरू करेंगे सूक्ष्म जैवणु। तो सबसे पहला सूक्ष्म जैवणु जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है वो है आपका अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल होते क्या है बेटा, ये एक तरीके से प्रतिस्थापित मीथेन है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। जैसे मीथेन में कार्बन की 4 वैलेंसी को हाइड्रोजन से मतलब 4 वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ शेयर रहती है, इसी तरीके से अमीनो अम्ल में कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन होता है बेटा वो एक तो हाइड्रोजन से, एक अमीनो अम्ल से, एक बेटा आपके एक अमीनो समूह से, एक अम्लीय समूह कार्बोक्सिल समूह से, और एक इसमें परिवर्तनशील आर समूह होता है। जैसे जैसे आर समूह बदलता जाता है अमीनो अम्ल भी बदलता जाता है। यदि ये आर बेटा आपका हाइड्रोजन है तो ये सबसे सरल अमीनो अम्ल बनाता है जिसका नाम है ग्लाइसीन। यदि ये आर आपका मिथाइल ग्रुप है CH3 तो ये बेटा बनाता है आपका एलानीन अमीनो अम्ल, और यदि बेटा ये आपका आर समूह है हाइड्रोक्सी मिथाइल, ठीक है, तो ये बनाता है बेटा आपका CH2OH हाइड्रोक्सी मिथाइल, ये बनाता है बेटा आपका सेरीन। तो ग्लाइसीन, एलानीन, सेरीन, इन तीनों की संरचना क्योंकि एनसीईआरटी में दी है तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यदि आर परिवर्तनशील समूह है हाइड्रोजन तो ये ग्लाइसीन, आर परिवर्तनशील समूह है आपका मिथाइल समूह तो ये हो गया आपका एलानीन, और यदि ये आर है आपका हाइड्रोक्सी मिथाइल ये बनाता है आपका सेरीन। इसके अलावा बेटा किसी भी अमीनो अम्ल की जो संरचना होती है, किसी भी अमीनो अम्ल की जो रासायनिक या भौतिक जो भी उसके प्रॉपर्टीज होती है वो किस किस पर निर्भर करती है, तो वो इस आर समूह पे, अमीनो समूह पे और कार्बोक्सिल समूह पे निर्भर करती है। ठीक है, जितने भी अमीनो अम्ल होते हैं बेटा, इन अमीनो अम्ल की यदि आर जो परिवर्तनशील समूह है इसमें कोई भी एक वलय पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं रिंग पाई जाती है, तो इनको हम बोलते हैं एरोमेटिक अमीनो अम्ल। आपकी नीट में आ चुका क्वेश्चन है, एरोमेटिक अमीनो अम्ल आपके 3 हैं और वो है आपका TPT है ना, टायरोसिन हो गया, फिनाइल एलानीन हो गया और ट्रिप्टोफैन हो गया। इसके अलावा बेटा इस आर परिवर्तनशील समूह में आपका अगर कहीं पर भी अमीनो समूह जुड़ा है तो ये बेटा आपका क्षारीय अमीनो अम्ल हो जाता है। कहीं पर भी अगर COH यानी कि कार्बोक्सिल समूह जुड़ा है आर परिवर्तनशील जो श्रृंखला है इसमें, तो ये आपका अम्लीय अमीनो अम्ल हो जाता है। और यदि कुछ नहीं है ऐसा तो ये आपका न्यूट्रल यानी कि उदासीन अमीनो अम्ल रहता है। तीनों के आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, नीट में आ चुका क्वेश्चन है आपका 2020 में आया था। ठीक है, तो एसिडिक अमीनो अम्ल यानी कि अम्लीय अमीनो अम्ल का उदाहरण हो गया बेटा आपका ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। न्यूट्रल
उदासीन का उदाहरण हो गया बेटा आपका वैलीन, और आपके बेसिक यानी कि क्षारीय का उदाहरण हो गया आपका लाइसीन। ठीक है, ये 3 आपके उदाहरण इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे खत्म होता है आपका अमीनो अम्ल, और ज्यादा इसमें कुछ ऐसा बताना नहीं है। हाँ, ज्विटर आयन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ज्विटर आयन अमीनो अम्ल के पास जो बेटा इसके ये समूह है, अमीनो और कार्बोक्सिल समूह, ये आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब ये आयनाइज हो सकते हैं अलग अलग पीएच में जाकर के। ठीक है, लेकिन ऐसा पीएच जिसमें अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिल और अमीनो समूह पे बराबर चार्ज है, कार्बोक्सिल पे नेगेटिव 1 और अमीनो पे पॉजिटिव 1, बराबर अगर दोनों पर चार्ज है, इस तरीके के अमीनो अम्ल को बेटा हम इसका ज्विटर आयनिक फॉर्म बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते बेटा, अगला है आपका वसा। वसा की अगर हम बात करें तो वसा बेटा एक तरीके से जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, जल में नहीं घुलते हैं। वसा जो होते हैं बेटा, ये लंबी चेन्स होती हैं फैटी, इसमें 2 चीजें आती हैं, एक आता है आपका फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं जिनके एक सिरे पर या एक शीर्ष पर कार्बोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें जो हाइड्रोक्सिल, ये जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या 1 से लेकर के 19 हो सकती है। कुल वसीय अम्ल में बेटा जो कार्बन की श्रृंखला होती है वो 2 से लेकर के 20 हो सकती है। अब यहाँ पर बेटा 2 तरीके के वसीय अम्ल होते हैं, संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड वसीय अम्ल और असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड वसीय अम्ल। संतृप्त वसीय अम्ल ऐसे वसीय अम्ल होते हैं जिनकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। वहीं असंतृप्त वसीय अम्ल में बेटा हाइड्रोकार्बन चेन में डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा। ठीक है, संतृप्त वसीय अम्ल का उदाहरण आपके एनसीईआरटी में एक दिया है, वो है आपका पामेटिक अम्ल, जिसमें कुल कार्बन की संख्या बेटा 16 होती है कार्बोक्सिल समूह के कार्बन को मिलाकर। ठीक है, वहीं आपका असंतृप्त वसीय अम्ल का उदाहरण है एराकिडोनिक अम्ल, जिसमें कुल कार्बन की संख्या बेटा कार्बोक्सिल समूह को मिलाकर के 20 होती है। ठीक है, इसके अलावा एक और बेटा आपके वसा में आता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का रासायनिक नाम है बेटा ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, जिसमें ग्लिसरॉल और आपके वसीय अम्ल ये आपस में जुड़ करके बेटा बनाते हैं मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स या ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, ग्लिसरॉल का रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। यहाँ पर ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल जब आपस में मिलते हैं तो इनके बीच में बेटा बनता है आपका एस्टर बंध, जो कि जल के एक अणु को निकाल करके बनता है। इसी तरीके से पीछे बेटा अमीनो अम्ल में हमने देखा था, जब जो भी आपके कार्बोक्सिल और अमीनो समूह होते हैं, जब एक से ज्यादा अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं बेटा, तो 2 अमीनो अम्ल के बीच में बेटा जल निकलता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है, तब बेटा जाकर के 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, और इनके जुड़ने पर बेटा इनके बीच में बनता है पेप्टाइड बंध, जिसको हम CONH बंध भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो बेटा आपका बंद होते हैं, ये जो आपका एस्टर बंद हो गया, पेप्टाइड बंद हो गया, जिसमें जल का एक अणु बाहर निकलता है, इस तरीके के बंद जो बनते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं निर्जलीकरण संश्लेषण, मतलब जल के अणु को बाहर निकालने से जो बंद का संश्लेषण हो रहा है, उनको बेटा इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं निर्जलीकरण संश्लेषण। ठीक है, अब जो आपके वसा होते हैं बेटा, ये वसा 2 तरीके से या 2 फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं, या तो तेलीय फॉर्म में, या यूं कह लो या तो तरल फॉर्म में या जमे हुए फॉर्म में। घी और तेल आप सबको पता है, घी जमा हुआ होता है और जो तेल होते हैं वो तरल होते हैं। ठीक है, घी गर्मी में मतलब पिघल जाता है, सर्दियों में जम जाता है, लेकिन तेल अगर हम कोकोनट ऑयल को यहाँ पर छोड़ दें, नारियल को साइड कर दें, तो बाकी के जो तेल होते हैं वो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो हमेशा तेल ही बने रहते हैं। और इसका कारण होता है बेटा तेल का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि तेल का जो गलनांक होता है वो हमेशा, मतलब गलनांक जो होता है वो कम होता है, इसलिए तेल बेटा सर्दियों में भी हमेशा तरल रूप में ही रहते हैं। वहीं घी के साथ ऐसा नहीं होता है। घी बेटा जो होता है ये आपके संतृप्त वसीय अम्ल का उदाहरण है, तेल आपके असंतृप्त वसीय अम्ल का उदाहरण है। ठीक है, डन। यहीं पर एक और चीज बेटा, ये जो आपके वसा होते हैं, ये तो हो गया आपके, एक तो हो गया आपका ट्रू लिपिड्स। ठीक है, ये जो वास्तविक वसा, इसके अलावा बेटा कुछ वसा व्युत्पन्न भी होते हैं, या कुछ कॉन्जुगेटेड संयुक्त वसा भी होते हैं। संयुक्त वसा में जिसमें वसा के साथ साथ कोई दूसरा भी अणु जुड़ा हो, जैसे कि हो गया आपका फॉस्फोलिपिड, जिसमें वसा के साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड बेटा आपको देखने को मिलता है आपकी कूपी की झिल्ली में, लेसिथिन। ठीक है, इसके अलावा हो गया आपका स्फिंगोलिपिड, जिसमें वसा के साथ नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा हुआ है। स्फिंगोलिपिड आपको देखने मिलता है आपकी न्यूरॉन के जो तंत्रिकाक्ष होते हैं उनके चारों तरफ, जो आपके माइलिन अच्छद है उसमें, वो स्फिंगोलिपिड्स है। ठीक है, ये संयुक्त वसा के 2 उदाहरण आपके एनसीईआरटी में दिए, ये मैंने आपको बता दिए। वसा व्युत्पन्न में आ जाता है आपका कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड्स, ये सब कुछ। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है आपका नाइट्रोजनी क्षार। तो नाइट्रोजनी क्षार बेटा एक तरीके से
हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स हैं, ऐसे वलय हैं जिनके सारे कोनों में, या यूं कह सकते हो आप विषम चक्रीय वलय होते हैं, ठीक है, या विषम चक्रीय अणु होते हैं, ऐसा कुछ हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होती हैं, ठीक है, जिनके किसी भी चक्र में सारे कोनों पे कार्बन ना होके कहीं कहीं नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजनी क्षार दो तरीके के होते हैं आपके, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स। इन दोनों में मैंने आपको अंतर बताया है। प्यूरिन्स में 2 विषम चक्रीय वलय होते हैं, पिरिमिडीन्स में एक ही विषम चक्रीय वलय होता है। प्यूरिन्स में विषम चक्रीय वलय में जो नाइट्रोजन होती है उनकी पोजीशन होती है 1, 3, 7 और 9। वहीं पिरिमिडीन्स में बेटा जो आपके विषम चक्रीय वलय है इसमें नाइट्रोजन की पोजीशन होती है 1 और 3। प्यूरिन्स के उदाहरण हो गए आपके एजी, सुनते हो, एडेनिन और ग्वानिन। वहीं आपके पिरिमिडीन्स के उदाहरण हो गए आपके साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, जिसमें यूरेसिल केवल और केवल आरएनए में पाया जाता है, थाइमिन केवल और केवल डीएनए में पाया जाता है, ठीक है। एडेनिन हमेशा थाइमिन या यूरेसिल से मिलता है डबल बॉन्ड से, 2 हाइड्रोजन बंध से। वहीं ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध से मिलता है। अब ये तो हो गया आपके नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार में अगर बेटा मैं पेंटोस शर्करा जोड़ दूं तो ये बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। एडेनिन में जैसी बेटा मैं पेंटोस शर्करा जोड़ूंगी तो ये बनाएगा एडेनोसिन, ठीक है। ग्वानिन में जोड़ेंगे ये बनाएगा ग्वानोसिन। थाइमिन में जोड़ेंगे तो ये बनाएगा थाइमिडीन। आपके यूरेसिल में जोड़ेंगे ये बनाएगा यूरिडीन। और आपके साइटोसिन में जोड़ेंगे तो ये बनाएगा साइटिडीन। ये हो गए आपके न्यूक्लियोसाइड्स। यदि इन्हीं न्यूक्लियोसाइड्स में, जिसमें एक नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोस शर्करा है, अगर इसमें बेटा मैं फॉस्फेट समूह या फॉस्फोरिक अम्ल भी जोड़ दूं तो ये बनाता है आपका न्यूक्लियोटाइड। और इस न्यूक्लियोटाइड में बेटा 3 चीजें हो गई, क्या क्या, आपकी पेंटोस शर्करा, आपका नाइट्रोजनी क्षार और बेटा आपका फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट समूह। और ये जो बेटा आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें सब में आगे अम्ल लग जाता है ना, जैसे एडिनाइलिक अम्ल हो गया, ग्वाइनाइलिक अम्ल हो गया, यूरिडाइलिक अम्ल हो गया, थाइमिडाइलिक अम्ल हो गया, या आपका साइटिडाइलिक अम्ल हो गया। डन। इसके बाद अगला टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी का प्राथमिक और द्वितीयक उपापचयज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो होते क्या है दोनों? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऐसे उपापचयज होते हैं जो कि किसी भी उपापचयन अभिक्रिया के दौरान बनते हैं। क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, हमें सब पता है। और उनका डायरेक्ट रोल होता है, उनकी डायरेक्ट भूमिका होती है आपके शरीर की वृद्धि और विकास में, ठीक है। वहीं जो द्वितीयक उपापचयज होते हैं, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये क्यों बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, एग्जैक्टली हमें नहीं पता। और इनका डायरेक्ट कोई रोल नहीं होता है किसी भी जीव के अंदर जिसके अंदर ये बनते हैं, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ऐसा देखा गया है बेटा कि जो द्वितीयक उपापचय होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये आपकी पादप कोशिकाओं में बनते हैं, ये जीवाणु कोशिकाओं में बनते हैं, कवक कोशिकाओं में बनते हैं, जंतु कोशिकाओं में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं बनते। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का आपका एक टेबल है बेटा जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है, और यहाँ से आपके नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपको उदाहरण के साथ पता होने चाहिए क्या क्या होते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में बेटा सबसे पहले हो गए आपके पिगमेंट्स। पिगमेंट्स कौन कौन से? आपके कैरोटिनॉइड्स और एंथोसाइनिन्स, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपकी ड्रग्स हो गई, जैसे विनब्लास्टिन और करक्यूमिन हो गए। टॉक्सिन्स हो गए आपके, आर्बिन और राइसिन हो गए। इसके अलावा लेक्टिन्स, कौन के ना लेने, नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, या सॉरी 19 में आया हुआ क्वेश्चन। फिर आपके पॉलीमेरिक सब्सटेंस हो गए, बहुलक जो पदार्थ हैं, जैसे कि आपका रबर हो गया, सेलुलोज हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपके टॉक्सिन्स हो गए, असेंशियल ऑयल्स हो गए, जरूरी तेल है ना, जैसे कि लेमन ग्रास ऑयल। फिर आपका एल्कलॉइड्स हो गए, जैसे कि कोडीन और मॉर्फिन, ठीक है। ये सारे आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। नीट में यहाँ से आ चुका क्वेश्चन है, 2-3 बार आ चुका है, पिछले 2019 के बाद 2 बार आ चुका है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है बेटा आपके बृहद जैवणु। बृहद जैवणु में सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स बेटा आपके अमीनो अम्ल की बहुलक इकाइयां होती हैं, जिसमें कई सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, उनको बेटा हम प्रोटीन्स बोलते हैं। अब क्योंकि अमीनो अम्ल आपस में जुड़ करके बहुलक श्रृंखला बनाएंगे तो यहाँ पर अमीनो अम्ल के बीच में कौन सा बंध बनेगा? CONH बंध, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बंध। और ये बंध बनेगा कैसे? तो ये बंध बनता है बेटा आपके निर्जलीकरण संश्लेषण से, हम पहले देख चुके हैं। अब प्रोटीन्स बेटा जिन अमीनो अम्ल से मिलके बनता है, ये अमीनो अम्ल 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके आवश्यक अमीनो अम्ल, एक होते हैं आपके अनावश्यक, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल। यहीं पर बेटा मैंने आपको एक और चीज बताई थी, अर्ध आवश्यक यानी कि सेमी एसेंशियल अमीनो अम्ल भी आपको पता होने चाहिए। तो आवश्यक अमीनो अम्ल में बेटा आते हैं आपके 8, TB till 8 PM मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी। थ्रियोनिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलानिन और मिथ्योनिन, ये 8 आपके
आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। हिस्टिडीन और आर्जिनिन को भी आप आवश्यक में रख सकते हैं आपकी केमिस्ट्री के हिसाब से, लेकिन हिस्टिडीन और आर्जिनिन आपके अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। इनको हम अर्ध आवश्यक इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चों के अंदर तो ये आवश्यक है, लेकिन बड़े होने के बाद उनके शरीर के अंदर इनका निर्माण होने लगता है या संश्लेषण होने लगता है, तो बड़ों के अंदर ये आवश्यक नहीं या अनावश्यक हो जाते हैं। ठीक है, तो हिस्टिडीन और आर्जिनिन आपके अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। इसके अलावा जितने भी 20 में से 10 हमने नाम ले लिए, जो भी बचे हुए नाम है, आपका टायरोसिन हो गया, आपका एस्पार्टिक एसिड हो गया, आपका ग्लूटामिक एसिड हो गया, आपके जितने भी नाम बचे हैं बेटा वो सारे के सारे आपके अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं। ठीक है, अब आवश्यक अनावश्यक होते क्या है? तो आवश्यक अमीनो अम्ल बेटा ऐसे अमीनो अम्ल हैं जो कि आपको भोजन के थ्रू लेने होते हैं, जो आपके शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं। वहीं अनावश्यक अमीनो अम्ल बेटा आपके शरीर में बन जाते हैं। ठीक है, अब जब बेटा ये अमीनो अम्ल आपस में जुड़ करके श्रृंखला बनाते हैं, तो इसमें पहला अमीनो अम्ल हमेशा बाएं सिरे पर और आखिरी अमीनो अम्ल हमेशा दाएं सिरे पर होगा। क्योंकि पहला अमीनो अम्ल हमेशा बाएं सिरे पर होता है, तो बाएं सिरे वाला अमीनो अम्ल को हम एन सिरा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये मैंने आपको बेटा डिटेल में पढ़ाया है कि केवल जो एल आइसोमर्स होते हैं अमीनो अम्ल के वो ही प्रोटीन बनाते हैं, क्योंकि वो स्टेबल है। डी आइसोमर्स स्टेबल नहीं है, वो नहीं बनाते प्रोटीन, है ना। और एल आइसोमर्स में हमेशा बाईं ओर एन सिरा यानी कि अमीनो सिरा होता है। वहीं बेटा दाईं सिरा जो होता है या दाईं ओर जो आखिरी अमीनो अम्ल होता है वहां पे COH होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, अब उसको बेटा हम सी सिरा बोलते हैं। तो बायां पहला अमीनो अम्ल एन सिरा, दायां आखिरी अमीनो अम्ल सी सिरा। ठीक है, अब प्रोटीन को बेटा हमने कार्य के आधार पर विभाजित किया है। जो प्रोटीन होते हैं ये आपके एंजाइम्स बनाते हैं। ठीक है, दुनिया भर के प्रोटीन एंजाइम्स आपको पता है। प्रोटीन्स जो होते हैं आपके भरण पदार्थ का काम करते हैं, जैसे कि कोलेजन वगैरह जैसे भरण पदार्थ बना रहे हैं आपके, है ना। कोलेजन आपका इलास्टिन प्रोटीन हो गया, कोलेजन प्रोटीन हो गया। प्रोटीन बेटा आपके हॉर्मोन्स बना रहे हैं, हॉर्मोन्स। प्रोटीन आपके एंजाइम्स बना रहे हैं। प्रोटीन आपके ग्राही हैं, ट्रांसपोर्टर का काम करे, जैसे कि GLUT4 नीट 2019 का क्वेश्चन है। प्रोटीन्स जो हैं बेटा ये आपके प्रतिरक्षी बना रहे हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, है ना। ये सारे प्रोटीन के कार्य हो गए जिसके आधार पर हमने इनका विभाजन किया। फिर अगर हम प्रोटीन की संरचना देख लेते हैं, जो कि NCERT में बाद में दिया है, लेकिन मैं यहीं पर साथ में पढ़ाती हूँ। तो संरचना के आधार पर प्रोटीन 4 तरीके के होते हैं: प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुष्क संरचना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो प्राथमिक संरचना में कुछ नहीं होता है, सिंपल अमीनो अम्ल की एक लंबी श्रृंखला होती है जो कि आपस में पेप्टाइड बंध से जुड़ी हुई है। प्राथमिक श्रृंखला में आप किसी भी प्रोटीन में अमीनो अम्ल का सही क्रम जान सकते हैं, तो इसमें केवल और केवल पेप्टाइड बंध पाया जाता है। द्वितीयक श्रृंखला में बेटा पेप्टाइड बंध तो था ही, तभी तो वो लंबी श्रृंखला बनी, लेकिन हाइड्रोजन अम्ल के चलते बेटा इसमें घुमावदार मतलब घुमाव देखने को मिलते हैं। तो 2 तरीके के बेटा आपको द्वितीयक संरचना देखने को मिलती है: अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स। और अल्फा हेलिक्स जो हो गई बेटा, सारे प्रोटीन्स आपके लगभग अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में ही होते हैं। बीटा प्लीटेड शीट्स के एग्जांपल हो गए जैसे कि आपके सिल्क प्रोटीन जो होता है, फाइब्रोइन, जो सिल्क फाइबर्स में पाया जाता है। ठीक है, तीसरा आता है बेटा आपका तृतीयक संरचना, जिसको हम बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तृतीयक संरचना है बेटा पेप्टाइड बंध है, तभी तो प्रोटीन की श्रृंखला है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। दूसरा बेटा इसमें हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध, आयनिक इंट्रैक्शंस, वॉन डेर वाल फोर्सेस और जितने भी और बॉन्ड है वो सब की वजह से बेटा ये बहुत ज्यादा ऐसे कंजस्टेड से या संयुक्त सीन की संरचना बन जाती है। बहुत ऐसे जैसे ऊन की बॉल होती है ना, वैसी संरचना इसकी बन जाती है। और ये अपने कार्य को लेकर के बहुत ही विशिष्ट होते हैं, और सारे के सारे एंजाइम्स जो होते हैं बेटा वो आपकी तृतीयक संरचना का ही उदाहरण है, जिसमें कहीं कहीं पर बेटा इनकी संरचना में कुछ ऐसे क्रिवाइसेस होते हैं, कुछ ऐसे गड्ढे जैसे होते हैं, जिनको बेटा हम उनकी एंजाइम्स की एक्टिव साइट यानी कि सक्रिय स्थल बोलते हैं, जहां पर आकर के कोई भी जो सबस्ट्रेट है वो आकर के इनसे जुड़ता है। ठीक है, फिर बेटा आगे बढ़ते हैं। चतुष्क संरचना की अगर हम बात करें, चतुष्क संरचना में 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक जैसी भी हो सकती हैं, अलग भी हो सकती हैं। इसका उदाहरण हो गया बेटा आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, चाहे आप वयस्क का ले लो, चाहे आप भ्रूण का ले लो। वयस्क हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। भ्रूणीय हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, 2 अल्फा 2 गामा। तो ये आपकी प्रोटीन की चतुष्क संरचना का उदाहरण हो गया। अगला टॉपिक है बेटा बृहद जैव अणु में आपका कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम पॉलीसेक्राइड्स के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो बेटा आपके पॉलीसेक्राइड्स हैं, नाम ही है पॉलीसेक्राइड्स, तो इस पॉलीसेक्राइड्स में कई सारी शर्करा की एकलक इकाइयां आपस में जुड़ी होती हैं, और जब ये बेटा आपस में जुड़ती है तो इनके बीच में जो बंध बनता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध, और ये भी बेटा निर्जलीकरण संश्लेषण के चलते ही बनता है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में हमने थोड़ा बहुत फिर भी क्लास में पढ़ा है। एकलक इकाइयां कैसे होते हैं, ग्लूकोज की संरचना, किस तरीके से ग्लूकोज आपस में जुड़ के माल्टोज बनाते हैं, उसके बीच में ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है, ये सब हमने क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, वहां पर 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है। ठीक है,
लेकिन फिलहाल हमें इतना डिटेल नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी में, बिकॉज ये सब नहीं दिया हुआ है। तो आपकी जो बहुशर्कराएं होती है पॉलीसेक्राइड से दो तरीके की होती है, एक होती है सम, एक होती है विषम बहुशर्करा, जिनको हम होमो और हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं। होमो पॉलीसेक्राइड्स ऐसे पॉलीसेक्राइड्स हैं जिनमें प्रोटीन जो शर्करा है उसकी सारी एकलक इकाइयां समान है, और विषम बहुशर्करा में हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में इनमें एक या दो या दो से ज्यादा तरीके की एकलक इकाइयां उपस्थित हो सकती हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, तो होमोपॉलीसेक्राइड्स के उदाहरण में आता है बेटा आपका स्टार्च, आपका ग्लाइकोजन, आपका सेलुलोज, जिसमें स्टार्च और ग्लाइकोजन जो होते हैं बेटा ये अल्फा ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। वहीं आपका जो सेलुलोज होता है ये बीटा ग्लूकोज का बहुलक होता है। क्योंकि हमारे पास बीटा माइलेज नहीं होता है तो सेलुलोज को हम पचाने की क्षमता फिलहाल नहीं रखते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। इन्युलिन हो गया तो इन्युलिन जो होता है बेटा ये आपके फ्रक्टोज का बहुशर्करा होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी फ्रक्टोज की एकलक इकाइयां होती हैं जो कि आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ी होती है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इन्युलिन जो है वो फ्रक्टोज का समबहुशर्करा यानी कि होमोपॉलीसेक्राइड है। काइटिन हो गया बेटा इसका एक और उदाहरण। काइटिन जो होता है वो आपके नाग एनेस्टाइल ग्लूकोजामीन का बहुशर्करा होता है। ठीक है, अब विषम बहुशर्करा का उदाहरण हो गया आपका पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन जो कि जीवाणु की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, और इसमें नाग और नाम एनेस्टाइल ग्लूकोजामीन और एनेस्टाइल म्यूरामिक एसिड दोनों मिलकर के बेटा ये पॉलीपेप्टिडोग्लाइकेन बनाते हैं। यहाँ पर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो आपका स्टार्च होता है, इस स्टार्च की अगर हम डिटेल में इसके स्ट्रक्चर की स्टडी करें, जो कि मैंने ये लॉन्ग कोर्स में पढ़ाया है, इस स्टार्च में बेटा क्योंकि रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, सॉरी रिंग्स नहीं, हेलिक्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये हेलिक्स आयोडीन को होल्ड करते हैं आयोडीन सोल्यूशन में, जिसकी वजह से बेटा ये ब्लू ब्लैक कलर देते हैं। स्टार्च स्टार्च आयोडीन सोल्यूशन में नीला काला रंग देता है। वहीं बेटा अगर हम सेलुलोज की बात करें, इसमें हेलिसेस नहीं होते, हेलिसेस नहीं होते तो ये आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता, तो सेलुलोज आयोडीन सोल्यूशन में कोई भी रंग नहीं देता। एक चीज यहाँ पर और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो आपकी बहुशर्करा होती है, मतलब आपकी जो पॉलीसेक्राइड की जो चेन है, इस श्रृंखला में एक दायां एक बायां सिरा होता है, जिसका दायां सिरा हमेशा रिड्यूसिंग एंड यानी कि अपघट्य सिरा, और बायां सिरा हमेशा नॉन रिड्यूसिंग यानी कि अनापघट्य सिरा होता है, ऐसा ही कुछ। ठीक है, एक चीज बेटा मैं प्रोटीन में बताना भूल गई, वो ये कि सबसे ज्यादा जो व्यापक प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में वो है आपकी कोलेजन। वहीं अगर हम पूरे बायोस्फीयर जैव मंडल की बात करें तो सबसे ज्यादा रूप में जो सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाने वाला प्रोटीन है वो है आपका एंजाइम रुबिस्को। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल में आते हैं आपके डीएनए और आरएनए। अब न्यूक्लिक अम्ल को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं अभी हमने बताया था, इसमें फॉस्फोरिक अम्ल, इसमें पेंटोज शर्करा और आपका नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड तो ये तीनों चीज से मिलकर बना। अब ऐसा ही जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो इनके बीच में बेटा जो बंध बनता है वो बनता है आपका फॉस्फोडाइएस्टर बंध। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड दो तरीके के हैं आपके, सॉरी न्यूक्लिक अम्ल दो तरीके के आपके, डीएनए और आरएनए। ये आपका जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवांशिक पदार्थ बनाते हैं, जिसमें डीएनए ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्थायी आरएनए की तुलना में। क्यों? क्योंकि डीएनए में बेटा जो पेंटोज शर्करा है, उस पेंटोज शर्करा की सेकंड पोजीशन पे एक ऑक्सीजन कम है। सेकंड पोजीशन पे एक ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो हाइड्रोक्सी समूह है वो एक कम हो जाता है। एक रिएक्टिव समूह कम होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। जिसकी रिएक्टिविटी कम है उसकी स्थायी, वो उतना ज्यादा स्थायी होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा डीएनए ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए डीएनए ज्यादातर जो जीव है उनमें आनुवांशिक पदार्थ के फॉर्म में पाया जाता है। डीएनए कई सारे तरीके के होते हैं, जिनमें बी डीएनए सबसे सामान्य होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बस इतना ही दिया हुआ है आपका, है ना, वो बंद बंद अब वो सब नहीं दिया हुआ है। बाकी आप जेनेटिक्स में इसके बारे में पढ़ ही लेंगे। फिर आता है बेटा आपका आखिरी टॉपिक, एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा, तो अगर हम इनकी रासायनिक प्रकृति देखें तो सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, एक राइबोजाइम को छोड़ करके जो कि आरएनए से व्युत्पन्न है। बाकी आरएनए सॉरी राइबोजाइम को छोड़ करके बाकी सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। एंजाइम्स क्योंकि प्रोटीन है तो ये भी वो आपके पहले मैंने बता दिया था, अमीनो अम्ल से मिलकर के बनेंगे पेप्टाइड बंध के द्वारा। लेकिन एंजाइम्स क्योंकि तृतीयक संरचना है प्रोटीन की, तो यहाँ पे पेप्टाइड के अलावा और भी कई सारे बंध होते हैं। और बेटा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो एंजाइम्स के बंध होते हैं टूटने लग जाते हैं, इसीलिए एंजाइम्स एक विशिष्ट टेम्परेचर रेंज में ही काम करते हैं। ज्यादा टेम्परेचर पर इनके बीच के बंध टूट जाते हैं और इनका नेचर बदल जाता है, इनकी प्रकृति बदल जाती है, तो इनका विकृतीकरण हो जाता है, डीनेचरेशन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये जो आपके एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स किसी भी रिएक्शन की रेट को जो है उसको बढ़ा देते हैं, किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? उनकी एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियता ऊर्जा को
कम करके, ठीक है। ये कभी भी एंजाइम किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं या उसमें कंज्यूम नहीं होते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि एक एंजाइम एक रिएक्शन करने गया और वो खत्म हो गया, नहीं। ये एंजाइम केवल और केवल एक सबस्ट्रेट से जुड़ करके उसको उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट में बदल देते हैं और वापस से फ्री हो जाते हैं अगले दूसरे सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए, ठीक है। एंजाइम्स जो होते हैं बेटा, ये क्योंकि प्रोटीन्स हैं तो ये भी आपके बायो मैक्रोमोलिक्यूल में आते हैं। एंजाइम्स जो हैं इनकी हमने किस तरीके से काम करते हैं मैंने बताया, ये इनको हम जैव उत्प्रेरक भी बोलते हैं क्योंकि ये उत्प्रेरक का काम करते हैं ना, रिएक्शन की दर को बढ़ा देते हैं। कैसे काम करते हैं, उसकी सक्रियण ऊर्जा को कम करके। एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें सक्रियण ऊर्जा ज्यादा है अगर एंजाइम अनुपस्थित है तो, और एंजाइम की उपस्थिति में किसी भी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा बहुत कम हो जाती है, फट से उत्पाद बन जाता है, ठीक है। एक उदाहरण दिया है आपके एनसीईआरटी में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का उदाहरण है का एंजाइम है जो कि हमने बेटा श्वसन वाले अध्याय में पढ़ा था। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ करके कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है और वापस से बेटा उस कार्बोनिक अम्ल को हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में तोड़ता है। और ये दोनों रिएक्शंस उत्क्रमणीय होती है यानी कि रिवर्सिबल होती है। ये हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट को वापस से जोड़ करके कार्बोनिक अम्ल बना सकता है और कार्बोनिक अम्ल को वापस से तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल को अलग अलग कर सकता है, ठीक है। अगर मैं इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की रिएक्शन मतलब इसकी बात करूं कार्बोनिक एनहाइड्रेज की, तो ये जो आपका जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु आपस में मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं बिना एंजाइम की उपस्थिति में, तो इनको 1 घंटे में मात्र ये 200 मॉलिक्यूल ही बना पाते हैं कार्बोनिक अम्ल के। लेकिन वहीं बेटा अगर मैं यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को ऐड कर दूं तो 1 सेकेंड में 6 लाख ऐसे अणु बनने लग जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना तीव्र गति से काम करता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज बेटा सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है अभी तक जो इतना भी जाना गया उनमें, इससे ज्यादा तीव्र गति में काम करने वाला कोई और एंजाइम नहीं है, ठीक है। अब एंजाइम काम कैसे करते हैं, तो 5 स्टेप आपकी एनसीईआरटी में लिखे हैं, 4 वो आपको पता होने चाहिए कि एंजाइम आकर के किसी भी सबस्ट्रेट से जुड़ते हैं। सबस्ट्रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। फिर बेटा वो उससे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अंदर वो बॉन्ड तोड़ते जोड़ते हैं, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। बाद में प्रोडक्ट अलग हो जाता है, एंजाइम अलग हो जाता है, एंजाइम अगले सबस्ट्रेट से जुड़ने को तैयार हो जाता है। कभी भी एंजाइम किसी भी रिएक्शन में खत्म नहीं होते, ठीक है। एंजाइम की जो एक्टिविटी है प्रतिक्रिया क्रिया, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, तो 3 ऐसे कारक है बेटा। सबसे पहला हो गया आपका पीएच। कोई भी एंजाइम किसी भी विशिष्ट पीएच पर सबसे ज्यादा काम करता है और उसको बेटा हम उसका ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिमम पीएच अलग अलग एंजाइम के अलग अलग हैं। जैसे आपका सलाइवरी अमाइलेज जो लार अमाइलेज है वो 6.8 के पीएच पर सबसे ज्यादा काम करता है, ठीक है। इससे कम और ज्यादा पीएच हो जाएगा काम करना बंद कर देगा, निष्क्रिय हो जाएगा। आपका जो कौन सा एंजाइम है यार, पेप्सिन, गैस्ट्रिन, पेप्सिन, पेप्सिन पेप्सिनोजन से पेप्सिन कन्वर्ट होता है, यस। जो आपका पेप्सिन एंजाइम होता है जो कि आपके जठर रस में पाया जाता है, ये बेटा बहुत ही ज्यादा अम्लीय पीएच यानी कि लगभग 1.8 से 2 के पीएच में बहुत बढ़िया काम करता है। कम और ज्यादा पीएच होने पे निष्क्रिय हो जाता है। वहीं बेटा आपके आंत में पाए जाने वाले जो दुनिया भर के एंजाइम्स होते हैं जो आपके पैनक्रियाज और आंत से आते हैं जैसे कि ट्रिप्सिन, ये बेटा आपके 7.2 7.4 के पीएच में बढ़िया काम करता है। इससे कम और ज्यादा पीएच पे निष्क्रिय हो जाते हैं। तो अलग अलग एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच सबका अलग अलग है। अगला बेटा जो इसको कारक जो प्रभावित करता है वो है आपका ताप। तो कौन ऐसा देखा गया है कि अधिकतर एंजाइम जो होते हैं वो 25 से 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में सर्वाधिक गतिविधि शो करते हैं और 25 से 40 डिग्री सेल्सियस इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अगर हम टेम्परेचर को 25 से कम करते हैं तो ये निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। और अगर 40 से बढ़ा देते तो इसके बंध टूट जाएंगे, तो ये बेटा विकृतीकरण इनका हो जाता है, ठीक है। तो 25 से 40 इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। लेकिन कुछ ऐसे भी बेटा हमने यहाँ पर उदाहरण देखे हैं एंजाइम्स के जो कि अधिक मतलब टेम्परेचर पे भी काम करते हैं, जिनको हम ताप स्थायी बोलते हैं। और ये वो एंजाइम्स हैं बेटा जो कि आपके आर्की बैक्टीरिया तो जो थर्मियोड एसिडोफाइल्स होते हैं, जो उच्च ताप में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जैसे कि आपका थर्मस एक्वेटिकस, उनमें पाए जाते हैं, ठीक है। और इसी से हमने एक एंजाइम निकाल करके टैक पॉलीमरेज बायोटेक में यूज भी किया, अगर आपको याद आ रहा हो पीसीआर में, ठीक है। अगला बेटा है आपका तीसरा कारक जो कि यस सबस्ट्रेट को क्रियाधार बोलते हैं। तीसरा कारक जो बेटा एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करता है वो है बेटा सबस्ट्रेट की सांद्रता यानी कि क्रियाधार की सांद्रता। तो ऐसा देखा गया है बेटा कि एक ऐसा टाइम शुरुआत में क्या होता है, क्रियाधार और एंजाइम जुड़ते जाते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनते जाते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब सारे के सारे एंजाइम क्रियाधार से जुड़ जाते हैं, तो अब कितना भी क्रियाधार आप बढ़ा लो, आपको एंजाइम ही फ्री नहीं है, तो एंजाइम क्रियाधार कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनेगा, तो वो रिएक्शन मतलब आगे नहीं बढ़ेगी, है ना। तो ऐसा देखा गया है कि शुरुआत में तो एंजाइम और क्रियाधार आपस में जुड़ते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब एक तरीके से एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो बढ़ती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब सारे के सारे एंजाइम्स क्रियाधार के साथ जुड़ करके एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र बना चुके हैं, फिर बेटा वो सैचुरेट हो जाता है, वो रुक जाती है रिएक्शन कुछ देर के लिए, है ना। तो इसमें बेटा एक चीज यहाँ पर आपको पता, ये
जहां पर सारे के सारे एंजाइम्स आपके क्रियाधार के साथ जुड़ के एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र बना चुके हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं वी मैक्स, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी एंजाइम की अटेन हो चुकी है। लेकिन वी मैक्स बाई 2, 50% एंजाइम्स, जहां पर एंजाइम्स क्रियाधार सम्मिश्र बनाते हैं, किस क्रियाधार की सांद्रता पर बेटा ये 50% एंजाइम्स आपके एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र बनाते हैं, उस क्रियाधार की सांद्रता को बेटा हम मिचालिस मेंटेन कांस्टेंट यानी कि Km कहते हैं। ठीक है, तो Km क्या है, क्रियाधार की वो सांद्रता जहां पर V max by 2 अचीव हो रहा है, मतलब जहां पर 50% एंजाइम्स एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र बनाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे अब दो मतलब एंजाइम का संदमन कैसे होता है, तो एंजाइम का संदमन बेटा कई सारे कारकों से हो सकता है। वो ऐसे रसायन जो कि एंजाइम का संदमन कराते हैं उनको बेटा हम संदमक यानी कि इनहिबिटर्स बोलते हैं। और ये इनहिबिशन बेटा 3 तरीके से हो सकता है। पहला आपका होता है क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धात्मक संदमन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। दूसरा होता है अप्रतिस्पर्धात्मक संदमन, जिसको हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। तीसरा होता है आपका फीडबैक इनहिबिशन, जिसको हम एलोस्टेरिक इनहिबिशन भी बोल देते हैं। छोड़ दो इसको तीसरे वाले को, पहले दो पर बात करते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक और अप्रतिस्पर्धात्मक की अगर हम बात करें, तो प्रतिस्पर्धात्मक संदमन में जो भी संदमक होता है उसकी संरचना बिल्कुल ही आपके क्रियाधार की जैसी होती है, जिसके चलते वो एंजाइम के जो सक्रिय स्थल होते हैं जहां पर वास्तव में उसको क्रियाधार से जुड़ना था, लेकिन क्योंकि संदमक की क्रियाधार जैसी ही संरचना थी, तो संदमक आकर के एंजाइम की सक्रिय स्थल पर जुड़ जाता है और एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। अब ये जो आपके प्रतिस्पर्धात्मक संदमन होता है, ये उत्क्रमणीय प्रकार का यानी कि रिवर्सिबल प्रकार का संदमन होता है, जिसमें अगर हम क्रियाधार की सांद्रता को बढ़ा दें तो वो संदमक को धक्का देकर के आकर अपने सक्रिय स्थल से जुड़ जाएगा। तो प्रतिस्पर्धात्मक संदमन में जो क्रियाधार की सांद्रता में बढ़ानी पड़ेगी ना, तो Km की वैल्यू जो होती है वो बढ़ती है, लेकिन Vmax जो होता है वो बेटा समान रहता है, क्योंकि कुल एंजाइम की संख्या अभी भी उतनी है। अब हम बात करते हैं अप्रतिस्पर्धात्मक संदमन की। तो यहाँ पर जो संदमक होता है बेटा, उसकी संरचना और क्रियाधार की संरचना में ऐसा कोई समानता नहीं होती। ना ही संदमक ना ही संदमक एंजाइम के सक्रिय स्थल से आकर के जुड़ता है। एंजाइम के सक्रिय स्थल से आपका क्रियाधार ही जुड़ेगा, एंजाइम उसको छोड़ करके कहीं और भी अगर जुड़ जाएगा तो वो उस एंजाइम की क्रिया को वहीं रोक देगा। अब यहां पर अगर आप क्रियाधार की सांद्रता बढ़ा भी देते हैं तो भी बेटा आप उस संदमक को नहीं हटा पाएंगे, और क्योंकि संदमक आकर के एंजाइम से जुड़ गया है तो यहां पर बेटा वो एंजाइम बेकार हो जाएगा। अब वो किसी भी क्रियाधार के साथ जुड़ के उत्पाद नहीं बना सकता, और जिसके साथ वो जुड़ा है वो वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि एंजाइम बेकार हो गया तो Vmax जो है वो कम हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है तो Km यहाँ पर हमेशा सेम रहेगा। तो प्रतिस्पर्धात्मक संदमन में Km बढ़ता है, Vmax कांस्टेंट रहेगा। अप्रतिस्पर्धात्मक संदमन में Km समान रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जो Vmax है बेटा वो कम हो जाता है। अब दोनों के उदाहरण देख लेते हैं। तो प्रतिस्पर्धात्मक संदमन का उदाहरण हो गया बेटा आपका जो फ्यूमरेट होता है, एक मिनट रुको, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज से जुड़ करके फ्यूमरेट का निर्माण करता है, ऐसा ही होता है। लेकिन सक्सिनेट जैसा होता है मैलोनेट, तो अगर मैलोनेट आकर के सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज से जुड़ जाएगा तो वो बेटा फ्यूमरेट को नहीं बनने देगा। ठीक है, तो सक्सिनेट को अपनी सांद्रता को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैलोनेट सक्सिनेट का प्रतिस्पर्धात्मक संदमक है। वहीं बेटा दूसरा उदाहरण इसका देख लो, तो पाबा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, फोलिक एसिड सिंथेसेस एंजाइम से जुड़ करके बेटा फोलिक एसिड का निर्माण करते हैं, और ये फोलिक एसिड आपका जरूरी होता है जीवाणु की वृद्धि के लिए, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, जो कि आपके शरीर में हो रही है जब आप बीमार हो रहे हो उस टाइम पर। तो बीमारी को रोकने के लिए हम सल्फा ड्रग्स दे देते हैं। ये सल्फा ड्रग्स पाबा के जैसे होते हैं, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के जैसे होते हैं, जिसके चलते बेटा सल्फर ड्रग्स उस जगह पर जाकर के जुड़ जाएंगे फोलिक एसिड सिंथेसेस के, जहां पर पाबा को जुड़ना चाहिए, और फोलिक एसिड सिंथेसेस जो है वो निष्क्रिय हो जाएगा, जिसके चलते बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। समझे, ये हो गए आपके कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के या आपके प्रतिस्पर्धात्मक संदमक के उदाहरण। अप्रतिस्पर्धात्मक संदमक के उदाहरण में बेटा अगर हम देखें तो आपका साइनाइड हो गया, ठीक है, आपका पेनिसिलिन हो गया, ये दो इसके उदाहरण हो गए। आगे बढ़ते हैं बेटा, एंजाइम्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके EFB के जो आपका कौन सा बायोकेमिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है, यूरोपियन यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, कोई EUB FUB, कोई तो UB यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, जिसके हिसाब से बेटा एंजाइम्स को 6 क्लासेस में बांटा हुआ है। प्रत्येक क्लास को 6 से 14 सब क्लासेस में बांटा हुआ है। ये जो आपकी 6 क्लासेस हैं कौन कौन सी है, सबसे पहले है आपकी ऑक्सीडो रिडक्टेज, जिनको हम डिहाइड्रोजनेज भी बोल देते हैं। ये बेटा ऐसी एंजाइम्स हैं जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करवाते हैं। दूसरे हो गए बेटा आपके हाइड्रोलेज, जो कि पानी दे करके बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। तीसरे हो गए आपके लाइएज, जो कि बिना पानी दिए बॉन्ड को तोड़ते हैं और जो उत्पाद बनते हैं उसमें डबल बॉन्ड्स बन जाते हैं।
चौथे हो गए बेटा आपके आइसोमरेज, जो कि आइसोमर का फॉर्मेशन करवाते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? समान रासायनिक नाम बट डिफरेंट रासायनिक संरचना, ठीक है। पांचवे हो गए बेटा आपके लाइगेज, जो कि जोड़ने का काम करते हैं दो अलग अलग अणुओं को। छठा हो गया आपका, एक और रह गया यार, ऑक्सीडाइरेक्टेज हो गया, आइसोमरेज हो गया, हाइड्रोलाइज हो गया, लाइएज हो गया, लाइगेज हो गया, एक और कोई रह रहा है, देख लेना एक बार प्लीज एनसीईआरटी में, और कमेंट में बता भी देना। इसके अलावा बेटा लास्ट टॉपिक है इसमें एंजाइम्स में, एंजाइम्स की क्रिया को बढ़ाने के लिए या एंजाइम्स को सक्रिय करने के लिए कुछ सहकारक काम आते हैं जिनको हम बोलते हैं कोफैक्टर्स, ठीक है। एंजाइम जो कि प्रोटीन पार्ट है जिसको हम एपो एंजाइम बोलते हैं, ये सहकारक यानी कि कोफैक्टर्स के साथ मिलकर के एक संपूर्ण एंजाइम यानी कि होलो एंजाइम बनाता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एपो एंजाइम या ये सम इंपॉर्टेंट है ये पूरा, ठीक है। एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर इक्वल्स टू होलो एंजाइम। अब ये जो सहकारक है कोफैक्टर्स, ये आपके ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। ऑर्गेनिक में बेटा ये प्रोस्थेटिक समूह या आपके सह एंजाइम हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक में इनको हम एक्टिवेटर्स बोलते हैं जो कि मेटल आयंस होते हैं। जल्दी से देख लेते हैं। प्रोस्थेटिक समूह बेटा ऐसे कार्बनिक भाग होते हैं जो कि एपो एंजाइम के साथ फिक्सली जुड़े होते हैं, ये इनसे अलग हो ही नहीं सकते, ठीक है। उदाहरण हो गया इसका हीम समूह। दूसरा बेटा आपके सह एंजाइम ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि विटामिन डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि आपके विटामिन बी से बनता है आपका NADP NADPH, ये इसके उदाहरण हो गए, ठीक है। जो कि बेटा एंजाइम के साथ जुड़ते हैं जब तक उनको काम होता है, बाद में अलग हो सकते हैं, ठीक है। और मेटल आयंस बेटा ऐसे आयंस या एक्टिवेटर्स, इनका नाम ही एक्टिवेटर्स, तो ये एक्टिवेट करने का काम करते हैं ना ये एंजाइम, जैसे आपका जिंक आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, ठीक है, ये आपके एक्टिवेटर्स होते हैं। ऐसा देखा गया है बेटा कि अगर हम इस सहकारकों को एंजाइम एपो एंजाइम जो प्रोटीन भाग है उससे अलग कर देते हैं तो एंजाइम की जो गतिविधि है वो काफी हद तक कम या बिल्कुल खत्म हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आपके। अच्छा एक और चीज है कि वो जो एक्टिवेटर्स होते हैं वो आपके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं आपके एंजाइम के सक्रिय स्थल और जो भी क्रियाधार होता है उसके साथ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आपका बायोमोलिक्यूल्स। जैवाणु हमने खत्म किया कितनी देर में? आपके मात्र 41 मिनट में। बाकी आप बढ़िया एक बार वो एंजाइम वाला देख लेना यार प्लीज, और कमेंट में भी बता देना ताकि जिनका छूट गया वो भी देख लेंगे। और अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पॉडकास्ट नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।